Hello students, welcome to the channel. Students, today we have started the third in the series of Python. Well students, we have already covered the series data structure from Python Pandas. आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा फ्रेम ऑफ पांडास, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है। और स्टूडेंट्स, डेटा फ्रेम का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है सीरीज़ के कंपैरिजन में, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कवर करेंगे कि डेटा फ्रेम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और डेटा फ्रेम बनाते कैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस बिगिन। वेल स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेटा फ्रेम बोलते किसको हैं। तो इट इज़ अ 2 डायमेंशनल लेबल्ड एरे। अब इस पॉइंट पे आप सीरीज़ को याद करेंगे कि सीरीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि वो सीरीज़ के अंदर आपको याद होगा एक डिफरेंस वाला टेबल था सीरीज़ और डेटा फ्रेम के वहाँ पे, जहाँ पे सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ 1 डायमेंशनल अरे एंड डेटा फ्रेम के लिए हमने यहाँ लिखा है कि इट इज़ अ 2 डायमेंशनल अरे। मीन्स इस डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास कुछ डेटा इस तरह से फॉर्मेट में स्टोर होंगे, जहाँ पे रोज़ भी होंगे, हॉरिजॉन्टल को रोज़ बोलते हैं और ये वर्टिकल्स को कॉलम्स भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट इज़ अ 2 डायमेंशनल लेबल्ड एरे। एरे मीन्स व्हाट? इट मीन्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट किस तरह से एलिमेंट्स कलेक्टेड है? 2 डायमेंशनल तरीके से। मीन्स जहाँ पे हमारे पास रोज़ भी है, कॉलम भी है, which is actually an ordered collection of columns where columns may store different type of data. Well, ये बुक के डेफिनेशन के हिसाब से स्टूडेंट कि हम लोग बोल सकते हैं डेटा फ्रेम को टू बी अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कॉलम्स। ये कॉलम नंबर 1 हो गया, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। सो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कॉलम्स। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो कॉलम्स हैं उनका डेटा टाइप सेम हो। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो सीरीज़ के हमने लिखा था अंदर में कि जो एलिमेंट्स होंगे उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। बट स्टूडेंट्स, डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग अलग अलग डेटा टाइप वाले एलिमेंट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, अगर ऐसे लिखते हैं हम AMN, तो यहाँ पे M रिप्रेजेंट करता है रोज़ और N रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स। तो मैंने अगर बोला कि इस तरह से एक डेटा फ्रेम है A65, जिसके अंदर 6 रोज़ है और 5 कॉलम है, तो उनमें कितना एलिमेंट्स होगा? तो वेरी सिंपल, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, विच मीन्स 5 6 दैट इज 30। तो डेटा फ्रेम प्रॉपरली स्टार्ट करने के पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा फ्रेम का हम लोग को सीख लेना होगा। तो वेल, डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग 2 इंडेक्स का बात करते हैं, से रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। जनरली रो इंडेक्स को यहाँ पे इंडेक्स ही टर्म किया जाता है और कॉलम इंडेक्स जो हम लोग समझ रहे हैं स्टूडेंट, उसको यहाँ पे कॉलम नेम बोला जाता है इन जनरल। द इंडेक्सेस कैन हैव नंबर्स, लेटर्स और स्ट्रिंग्स। जैसे मतलब हमने सीरीज़ में देखा था कि हम इंडेक्स के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वहाँ एक सिंगल लेटर या एक स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं या नंबर्स लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह डेटा फ्रेम के अंदर भी इंडेक्स के वैल्यू में नंबर, लेटर्स, स्ट्रिंग्स कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। नो कंडीशन ऑफ हैविंग ऑल डेटा ऑफ सेम टाइप, ये हमने पढ़ा। Value mutable is mutable means something which can be changed. So once you have created a data frame, you can always change its value. Similarly, once you have created a data frame, even after that, you can change the size of the data frame. So let us see, what kind of picture do we get when you imagine. So suppose this is how a data frame will appear. हम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं स्टूडेंट, तो ये मान लेते हैं 0 1 इस तरह से इसका इंडेक्स होता है और लास्ट वाले का इंडेक्स होगा n-1। अगर हम अज्यूम करें कि मेरा डेटा फ्रेम कुछ ऐसा है AMN, और ठीक इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे रोज़ होगा, तो रोज़ का ये फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा 0 1 और इस तरह से m-1। तो नाउ सपोज स्टूडेंट कि सपोज देयर इज़ अ रो ओवर हेयर, ये वाला सेल हम लोग लेते हैं जो हाईलाइटेड है। तो इस सेल को कैसे लोकेट करेंगे? हम लोग बोलेंगे A2,1 मीन्स द फर्स्ट नंबर जो यहाँ पे होगा वो रो डिनोट करेगा, दैट इज सेकेंड रो इंडेक्स, एंड द नेक्स्ट नंबर विल डिनोट द कॉलम इंडेक्स। सो दिस इज फर्स्ट कॉलम इंडेक्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ हाउ डू वी क्रिएट डेटा फ्रेम? डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। वी आर स्ट्रिक्टली कवरिंग द CBSE सिलेबस फॉर 2021 बोर्ड्स, जहाँ पे कुछ पोर्शंस ओमिट भी किया गया है सिलेबस से, तो वो यहाँ कवर्ड नहीं है। तो स्टूडेंट्स, डेटा फ्रेम हम लोग लिस्ट से कैसे बनाते हैं? लिस्ट का मतलब हम लोग जानते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स।
तो देखते हैं कोड, हमने एक एग्जाम्पल ही ले रखा है यहाँ पर सीधा, क्योंकि लिस्ट इज़ इन क्लास 11। तो इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, ये अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटा फ्रेम भी हम लोग जानते हैं एक तरह का पांडाज का डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर जो सीरीज़ है और डेटा फ्रेम है उसको यूज़ करने के लिए पांडाज लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे सेकेंड लाइन में एक लिस्ट डिक्लेयर किया है, लिस्ट 1 इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। ये सारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, ठीक है ना। अब df1 क्या है, ये एक यूज़र डिफाइंड वेरिएबल है, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने ये नाम इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि यहाँ df से मुझे समझ में आ रहा है डेटा फ्रेम, और 1 जो है वो मैंने इसे सीक्वेंस के लिए डाल दिया, तो 1 2 3 4 करके जो होता है। तो फिर यहाँ पे df1 यूज़र डिफाइंड नेम है, आप कुछ भी लिख सकते हो। हमने क्या किया, df1 इक्वल टू ठीक वैसे ही जैसे pd डॉट सीरीज़ कर रहे थे, तो हमने यहाँ किया pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसमें पास क्या कर दिया, ये लिस्ट, ये पूरी की पूरी लिस्ट को हमने ऐसे ही पास कर दिया। अब प्रिंट किया जब df1, तो हमें ये आउटपुट आया। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हो गया हमारा एलिमेंट्स, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग, क्योंकि हमने कुछ इंडेक्स एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करा था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 ले लिया, और क्योंकि एक ही कॉलम है तो ये 0 इंडेक्स ही रह गया, है ना। अब नेक्स्ट वो केस देखते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे हम लिस्ट ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे लिस्ट के अंदर वैरायटी ऑफ वैल्यूज़ है, इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो पहला लाइन तो एज इट इज़ रहा, सेकेंड लाइन में हमने क्या करा, डेटा 1, ये जस्ट एक लिस्ट का नाम दिया। इस लिस्ट के अंदर हमने 2 करके इस तरह से वैल्यूज़ पास किया, है ना। श्रेया 20, रक्षित 22, सृजन 18, एंड देन व्हाट वी डिड स्टूडेंट, df1, फिर वापस ये एक डेटा फ्रेम 1 वेरिएबल है जस्ट टू डिनोट द डेटा फ्रेम, और इसके अंदर pd तो पांडास का ही एक वेरिएबल है, डॉट डेटा फ्रेम डेटा 1, मतलब पहला जो ये जो डेटा फ्रेम के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट है डेटा 1, मतलब ये पूरे के पूरे डेटा तो पास होगा, लेकिन हम मेंशन कर दे रहे हैं कि कॉलम की जो इंडेक्स है वो हमें नेम और एज चाहिए। मतलब इंस्टेड ऑफ 0 1 2 3 4 जो पिछले केस में आया था, हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि हमें नेम और एज करके इंडेक्स चाहिए। तो इसका जब हम आउटपुट चेक करेंगे यहाँ प्रिंट df1 करके, तो ये वाला आउटपुट आया, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कॉलम में 0 और 1 नहीं आकर नेम और एज आ गया, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन किया था, और रोज़ के लिए कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2, और ये जो वैल्यूज़ है ये यहाँ पर हमें देखने को मिला। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिस्ट एक और तरीके से भी बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। दैट इज़ वी कैन क्रिएट लिस्ट फ्रॉम 2 डायमेंशनल डिक्शनरीज। डिक्शनरी हमें पता है कि समथिंग जहाँ पे की है और वहाँ पे वैल्यू एसोसिएटेड है, की और वैल्यू पेयर है जहाँ पे, वो है डिक्शनरी। बट यहाँ पे बोला कि एक 2 डायमेंशनल डिक्शनरी है, ठीक है, जिनमें जो वैल्यूज़ है वो आपस में खुद में एक तरह का लिस्ट है। मतलब पिछले एग्जाम्पल्स में हम देख रहे थे इस तरह से a: सपोज 15, तो यहाँ पे तो ये 15 सिर्फ एक ही वैल्यू है। अब बोल रहे हैं नहीं, ये जो वैल्यू है ये अपने आप में ही एक लिस्ट है। ऐसे करके आप डिक्शनरी से भी डेटा फ्रेम बना सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग ये कोड को समझते हैं कैसे हमने किया। यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट लाइन ठीक है, क्लियर है। सेकेंड में हमने एक डिक्शनरी बनाया, DICT बस एक एब्रीविएशन है डिक्शनरी के लिए, और 1 मतलब फर्स्ट। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि ये जो पहला की है हमारा वो है स्टूडेंट, और इसका जो वैल्यू है देखो आप आपस में, ये खुद में एक लिस्ट है ना, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स का लिस्ट है। ठीक इसी तरह मार्क्स एक की है जिसका स्टूडेंट वैल्यूज़ सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है, और स्पोर्ट्स के अंदर भी एक पूरा लिस्ट है स्पोर्ट्स का यहाँ पर, है ना। अब हमने यहाँ किया प्रिंट डिक्शनरी, है ना। तो ये देखो स्टूडेंट जो पहला आउटपुट है ना, यहाँ से लेके ये जो आउटपुट आया, ये आपको ये पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से आया। तो हमें ये पूरा का पूरा डिक्शनरी उसने ऐसे ही दिखा दिया, क्योंकि हमने अभी कुछ करा नहीं इसमें। तो ये आप देखो कि दिस इज़ हाउ डिक्शनरी इज स्टोर्ड। बट फिर हमने क्या किया, DTF1 डेटा फ्रेम 1, जस्ट एक नाम ले लिया कुछ भी, इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में ये पूरा का पूरा डिक्शनरी हमने पास कर दिया, और फिर डेटा फ्रेम को प्रिंट किया। तो आप चेक करो कि इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर ने कैसे अरेंज कर लिया, है ना। अब देखोगे आप स्टूडेंट कि डेटा स्ट्रक्चर के फर्स्ट डे के लेक्चर में हमने यही बात करी थी कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो ये एक तरह का टूल है जो हमें डेटा को ठीक से अच्छे से स्टोर करने में मदद कर रहा है।
आप देखो कि ये डिक्शनरी ने कैसे डेटा स्टोर करा था और डेटा फ्रेम ने इसे कितने अच्छे से स्टोर किया, है ना। तो यहाँ डेटा फ्रेम ने क्या किया कि जो भी आपका कीज़ था, स्टूडेंट, मार्क्स, स्पोर्ट्स, ये हमारा बन गया कॉलम का नाम, और फिर स्टूडेंट इसने बाय डिफ़ॉल्ट रोज़ की इंडेक्सिंग करी है, और फिर जो भी इसमें वैल्यूज़ है वो बन जाते हैं रो के एलिमेंट्स। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है राइट कोड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द डेटा फ्रेम यूजिंग द गिवन डिक्शनरी। अभी जैसे हमने डिक्शनरी करा था वैसे ही सेम उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, वो इम्पोर्ट वाला स्टेटमेंट आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, है ना। प्रेफरेबली आप वही वेरिएबल्स यूज़ करो जो बहुत कॉमन है। फिर हमने क्या करना है कि ये डिक्शनरी को बना लेना है। तो पहले हम डिक्शनरी बनाएंगे, फिर उस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम के अंदर पास करेंगे। तो डिक्शनरी बनाने के लिए स्टूडेंट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हम वैसे लिखेंगे कि पहले हमारा जो की है वो सेक्शन है, और उसकी जो वैल्यूज़ है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, उसके अंदर हम लोग ऐसे असाइन कर देंगे। फिर ये जो है ना, ये कंट्री का शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रीब्यूशन, है ना। सेक्शन वाइज मान लेते कोई किसी तरह का एक कंट्रीब्यूशन है जिसने स्टोर करा है यहाँ पर, सॉरी। फिर यहाँ पे ये कोलोन हम लोग एज इट इज़ देके ये जो भी लिखा हुआ है वैल्यूज़ वो लिख देंगे, क्योंकि ये नंबर्स है तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं इंक्लूड करना है। 5000 5200 ये क्लोज, ये डिक्शनरी का डिक्लेरेशन क्लोज। पिछले एग्जाम्पल में आप स्लाइड बैक करके चेक करना, तो हमने डिक्शनरी प्रिंट करा था, बट यहाँ पे हमें डेटा फ्रेम ही चाहिए। तो ये डिक्शनरी प्रिंट करके कोई फ़ायदा नहीं, हम एक और वेरिएबल ले लेंगे। सपोज DTF1 डेटा फ्रेम 1 इज़ इक्वल टू PD के थ्रू जाना पड़ेगा, तो PD डॉट डेटा फ्रेम हम लिखेंगे स्टूडेंट, और इसमें हम ये पूरा डिक्शनरी एज इट इज़ पास कर देंगे DICT1। अब स्टूडेंट हम लोग इस डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट DTF1। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स एक और तरीका है कि हम लोग किस तरह से डेटा फ्रेम बना सकते हैं। हम लोग डेटा फ्रेम बना सकते हैं 2D डिक्शनरी से, हमने देखा, बट उस केस में क्या था जहाँ पे वैल्यूज़ लिस्ट थी। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस डिक्शनरी का वैल्यू अपने आप में भी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स है, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग नेस्टेड डिक्शनरीज का बात कर रहे हैं, है ना। एक ऐसा डिक्शनरी जहाँ पे कीज़ तो है और उसके वैल्यूज़ भी हैं, पर ये वैल्यूज़ अपने आप में वापस से डिक्शनरी हैं। तो हम लोग इस तरह से भी डेटा फ्रेम बना सकते हैं। इस केस में स्टूडेंट आपको याद क्या रखना है कि जब भी ऐसा होगा तो जो आउटर डिक्शनरी के वैल्यूज़ होंगे, क्योंकि ये नेस्टेड है ना, एक डिक्शनरी है उसके अंदर फिर से एक डिक्शनरी है, तो जो बाहर वाले डिक्शनरी होंगे उसके जो कीज़ हैं स्टूडेंट बाहर वाले डिक्शनरी के, वो बिहेव करेंगे हमारे कॉलम के नाम की तरह, और जो अंदर वाले डिक्शनरी हैं उसके जो कीज़ हैं वो बिहेव करेंगे इंडेक्स की तरह, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या है स्टूडेंट, देखो पीपल, ये क्या एक डिक्शनरी है जिसमें हमने सेल्स हमारा की हुआ और सेल्स की वैल्यू ये है। अब आप इसको ठीक से चेक करो तो इस वैल्यू के अंदर खुद से एक डिक्शनरी बन गया कि जहाँ पे की है नेम, उसका वैल्यू है रोहित, की है एज, उसकी वैल्यू है 24, है ना। फिर ठीक इसी तरह मार्केटिंग, ये मेरे मेन बाहर वाले आउटर डिक्शनरी पीपल जो है उसका एक की है मार्केटिंग, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो फिर से एक डिक्शनरी है ना। तो अब हमने क्या किया कि ये जो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाया इसको पास कर दिया डेटा फ्रेम के अंदर, DTF हमने वेरिएबल रखा और प्रिंट कर दिया DTF, तो ये ऐसा करके आउटपुट आया। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, व्हाट यू शुड नोट इन योर नोटबुक एट दिस पॉइंट, कि ये जो यहाँ पे स्टूडेंट आउटर डिक्शनरी कीज़ जो है मेरे वो कॉलम बन जाएंगे। आउटर डिक्शनरी मतलब बाहर वाले डिक्शनरी, सेल्स और मार्केटिंग, है ना। तो आउटर डिक्शनरी कीज़ एज कॉलम्स, और हमें ये याद रखना है कि अंदर वाले डिक्शनरी का जो कीज़ है स्टूडेंट, ये हम लोग का इंडेक्स बन जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कॉपी में कि इनर डिक्शनरी कीज़ एज इंडेक्स, जो कि यहाँ पे नेम और एज है ना, और बाकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे रो वैल्यूज़ बन जाएंगे एज इट इज़, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे इस क्वेश्चन के मदद से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो आप ध्यान से देखोगे।
इस क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द आउटपुट, है ना। अगर आप आउटपुट निकाल सकते हो तो आप क्वेश्चन बेस्ड किसी भी तरह के सब क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन में लिखा कि फर्स्ट लाइन है इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, आप ठीक से देखो कि यहाँ शायद एक डिक्शनरी टाइप का कुछ बन रहा है, नहीं, जिसकी की है QTR1, QTR2, Q3, Q4 और उसकी वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है। फिर एक दूसरा डिक्शनरी बनाया YR2 और जिसकी कीज़ हैं AB, QTR4। अब एक डाई सेल्स, एक वेरिएबल है स्टूडेंट, सॉरी एक वेरिएबल है, कुछ नहीं है, उसमें हमने लिखा 1:year1 एंड 2:year2, ठीक है। अब इस पूरे को डेटा फ्रेम के अंदर पास कर दिया। तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल्स की तरह देखा था कि ये सारे मर्ज होके एक 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम बन जाते हैं। बट यहाँ पे क्या नोट करना है स्टूडेंट कि ये जो QTR1, QTR2, Q3, Q4 है, पिछले एग्जाम्पल में आप चेक करो नेम और एज आपका मैचिंग वैल्यूज़ था, इंडेक्सेस था, लेकिन यहाँ AB QTR4 है, यहाँ 1 2 3 4 है, ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, है ना। तो हमने ये तो ज़रूर देखा था स्टूडेंट कि बाहर वाले जो आउटर डिक्शनरी वैल्यूज़ हैं वो बन जाते हैं कॉलम का हेडिंग, तो ये हो जाएगा YR1, YR2, ये तो ठीक है। और अंदर वाले जो ये कीज़ हैं वो बन जा रहे हैं रो इंडेक्स। तो अब हम किसको किसको रो इंडेक्स लेंगे, QTR1 को लेंगे, है ना, QTR2, Q3 को लेंगे, Q4 को लेंगे। अब ये भी तो डिफरेंट रो इंडेक्स है ना, तो हमको AB QTR4 ये भी ले लेना है, ठीक है स्टूडेंट। अब फर्स्ट केस में आप चेक करो YR1 के पास तो QTR1 के लिए वैल्यू है, तो 44900.0 आउटपुट में मुझे मिलेगा। QTR2 के लिए भी मेरे पास Y1 में वैल्यू है, तो 46100.0, इसी तरह 57000.0 और ये 59000.0 तो मिल जाएंगे मुझे। बट क्या स्टूडेंट YR1 के अंदर AB QTR4 के लिए कोई वैल्यू है, नहीं वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे NaN आ जाएगा आपको आउटपुट में, नॉट अ नंबर, बिकॉज देयर वेर नो मैचिंग इंडेक्सेस फाउंड। अब हम दूसरे केस में देखेंगे, YR2 के पास A इंडेक्स के लिए वैल्यू है, मतलब यहाँ पे 54500.0 आ जाएगा, 51000.0 और ये 57000.0 आ जाएगा, जबकि शुरू के वैल्यूज़ के लिए इनके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को जब कुछ भी मैचिंग नहीं मिला तो यहाँ पे NaN आ जाएगा स्टूडेंट आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट 2 लाइन के प्रोसेसिंग में समझ में आया। बट हमने एक चीज़ और किया यहाँ पे कि 1:year1, ये मतलब ये पूरा का पूरा year1 हमने 1 हेडिंग में डाल दिया और ये पूरा का पूरा YR2 हमने इंडेक्स लगा दिया 2। यहाँ पे 1 और 2 के अंदर ये आ गया, तो जब आउटपुट आएगा तो आपको ये कंप्लीट आउटपुट आएगा। तो अब क्वेश्चंस में आउटपुट जनरली नहीं आते। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये कोड दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि व्हाट आर द ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स दैट यू विल गेट। तो आपको उसके लिए रफ में ये बनाना ही पड़ेगा, ये आंसर शीट में बनाना ही पड़ेगा, तभी आप लिख पाओगे कि पॉसिबल इंडेक्स वैल्यूज़ क्या होंगे, ये सारे होंगे QTR1 2 3 4 AB 4, है ना। आई होप समझ में आया। और यहाँ पे NaN क्यों आया स्टूडेंट, रिपीट कर रहे हैं, NaN इसलिए आया क्योंकि YR1 के अंदर A की नहीं है मेरे पास, है ना, YR1 के अंदर B का कोई की नहीं है, तो मैचिंग कीज़ जहाँ पे नहीं अवेलेबल हैं, उनके वैल्यू नहीं है कुछ भी, तो वो उस केस में NaN ही दिखा रहा है एज अ वैल्यू। स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग केस है जहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से डेटा फ्रेम बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे टॉपर A एक डिक्शनरी है ना, जिसमें की है रोल नंबर 1, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ठीक इसी तरह एक दूसरा डिक्शनरी रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फिर C और D करके हमने 4 डिक्शनरी बना लिया। फिर एक टॉपर्स नाम का हमने एक अलग से क्या किया कि ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ को उसमें असाइन कर दिया। और फिर ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़, ये एक्चुअल में क्या हुआ स्टूडेंट, ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी था और इसको फिर हमने क्या किया कि इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में पास कर दिया। और जब डेटा फ्रेम को प्रिंट किया तो देखो ये डेटा फ्रेम में कितने अच्छे से ये सारे वैल्यूज़ को अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली कोई इंडेक्सिंग नहीं प्रोवाइड किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 आ गया। एक और तरीका स्टूडेंट डेटा फ्रेम बनाने का, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे तरीके हम पढ़ रहे हैं। आप क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसको अच्छे से नोटबुक में लिखते जाएंगे। क्रिएटिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल एरेज ना, 2 डायमेंशनल एरे हमने नमपाई के अंदर सीखा था बनाने के लिए क्लास 11 में। तो वही हम, क्योंकि यहाँ पे एरे बनाना है तो नमपाई का भी ज़रूरत होगा, इसलिए उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और पांडास तो हमें चाहिए ही, वो इंपोर्ट कर लिया।
अब a इक्वल टू np डॉट एरे, ये फंक्शन है नमपाई के अंदर एरेज बनाने के लिए। हमने 3 एरे के वैल्यू को पास किया और फिर उसको डेटा फ्रेम के अंदर पास कर दिया, तो ये अरेंज हो गया। इसमें भी हमने कुछ डिफ़ॉल्ट में इंडेक्स में नहीं स्पेसिफाई किया था रो और कॉलम के लिए, तो ये 101, 113 ये ऐसे का ऐसा वैल्यूज़ यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आ गया। तो एग्ज़ाम में क्या होगा स्टूडेंट, एग्ज़ाम में जनरली दिया जा सकता है कि आपको ये वाला आउटपुट स्क्रीन दे दिया और बोला कि इसके लिए क्या कोड होगा, या आपको कोड दे दिया गया उसके लिए क्या आउटपुट होगा। और फर्दर हम लोग जैसे ही चैप्टर एंड होता है, डेटा फ्रेम का टॉपिक कंप्लीट होता है, हम लोग एक फ्रेश वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कशन होगा। सो स्टूडेंट्स, विद दिस टुडे वी कंक्लूड द टॉपिक क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम्स। हमने बहुत सारे तरीके देखे डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे सारे प्रोसेस को और कोशिश करोगे एग्जीक्यूट करके खुद से भी चेक करने का। और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे एंड आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। स्टूडेंट्स, टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, थैंक यू।